हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। एक पार्ट हम पूरा कर चुके हैं पहले ही, एक चैप्टर को ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। स्टाफिंग पूरा करने के बाद आइए शुरू करते हैं डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे PSCB से या पंजाब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से हैं, उन सभी को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि कल उनका अकाउंटेंसी का पेपर है। एग्ज़ाम स्ट्रेस से बच कर रहिएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आप अच्छे से पेपर को सस्टेन कर पाएंगे, बट एग्ज़ाम स्ट्रेस को अपने आप पर हावी मत होने दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम स्ट्रेस ऐसा होता है कि जहाँ पर हमें आती हुई चीज़ें भी हम भूल जाया करते हैं। तो रिलैक्स माइंड से पेपर दीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आज तक ऐसी कोई मार्कशीट बनी ही नहीं है जो आपके टैलेंट को, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी एबिलिटी को शो कर सके। बस डिपेंड ये करता है कि आपने अपना कितना बेस्ट दिया है। आप अपना बेस्ट दीजिए, बाकी मेहनत को कहते हैं ना, मेहनत करते जाइए और ईश्वर पर रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए। जितनी मेहनत करेंगे बट अपने बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए और फिर देखिए सक्सेस इजीली अपने आप को मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक को, हमारे नए चैप्टर को। वो रहेगा हमारा डायरेक्टिंग। स्टाफिंग को करने के बाद में हमारा जो नया चैप्टर है वो आता है डायरेक्टिंग। अब देखो, डायरेक्टिंग शायद आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा। डायरेक्ट करना, डायरेक्शंस देना। अभी तक जो हमने किए थे स्टाफिंग और इससे पहले प्लानिंग, ये सारी चीज़ें एक तरीके से क्या है, ये सारी प्लानिंग्स थी। उन प्लानिंग्स को पूरा करने के बाद अब वक्त आ गया इन पे अमल करने का, कि कैसे हमने जो एम्प्लॉयमेंट्स को रिक्रूट किया है, जो एम्प्लॉयज़ को हमने फाइंड आउट किया है, उनको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, कैसे उनसे अपने टारगेट्स को अचीव करवाना है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डायरेक्टिंग के जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेकर के, कि डायरेक्टिंग में आती क्या क्या चीज़ें हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, डायरेक्टिंग की बात की जाए तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्ट करना। आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई आपको कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग के साथ साथ आपने कई जगह पर ये भी पढ़ा होगा, गाइडिंग। गाइड करना, दैट हाउ टू अचीव योर गोल्स एट द मैक्सिमम लेवल, और हाउ टू अचीव योर टारगेट्स विद द मिनिमम कॉस्ट, विद द परफेक्शंस। ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा होती है? डायरेक्टिंग का हिस्सा होती है। डायरेक्टिंग जैसे इसमें अगर अपन देखें तो हमारे एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टिंग का ही हिस्सा है। देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंस्पायरिंग। लास्ट वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर जो टैग्स है थोड़े से ब्लर है। ठीक है, मैं रेड कलर नहीं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, और बेहतर रहेगा कि आप लास्ट वीडियो में पिक्सल्स को बढ़ा लें सेटिंग में जाकर के, आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आ जाएगी और टैग्स भी दिख जाएंगे। इंस्पायरिंग के बाद में आता है मोटिवेटिंग। चलिए, मोटिवेटिंग से पहले अपन लिख लेते हैं मॉनिटरिंग। और इन्हीं से हम बना लेंगे हमारी डेफिनेशन को। मॉनिटरिंग के बाद में आता है हमारा मोटिवेटिंग। ये लीजिए, मेनली जो वर्ड्स आते हैं देखिएगा, डायरेक्टिंग में क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी है। अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना कि भाई किस तरीके से आपको सक्सेस को अचीव करना है, टारगेट्स को अचीव करना है, फिर किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है आपके रिसोर्सेज को, इंस्पायर करना उनको बेटर वे के लिए, बेटर टेक्निक्स के लिए, मॉनिटर करते रहना। मॉनिटर करते रहना इन द सेंस कि जिस लेवल के लिए अपन काम कर रहे हैं, क्या वो लेवल, क्या वो ट्रैक सही है। ठीक है, मॉनिटरिंग भी इसी का हिस्सा है। फिर आता है हमारा मोटिवेटिंग। अगर हम कहीं पर भी पिछड़ रहे हैं, लैग बिहाइंड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेशन देना कि आप इजीली इन काम को कर सकते हैं, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये सारे जो फीचर्स रहते हैं हमारे डायरेक्टिंग की डेफिनेशन में आते हैं। तो अब डेफिनेशन बना ही ली जाए। चलिए बना लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर डायरेक्टिंग की बात की जाए तो it is concerned with the instructing, guiding, instructing,
guiding, inspiring, monitoring and motivating. यानी कि अगर बात की जाए डायरेक्टिंग की बात अगर अपन कहे तो इट इज कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज सो दैट their efforts results into the expected organizational goals. ध्यान रखिएगा आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, तो आपकी जो राइटिंग मेथड है, आपके जो कीवर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके मार्किंग स्कीम को बेहतर बनाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा डायरेक्टिंग की जो डेफिनेशन लिखी है हमने, इट इज़ कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ सो दैट देयर एफर्ट्स, ध्यान रखिएगा, ताकि उनके जो एफर्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के वो रिजल्ट दे सके, यानी वो बदल सके कि इनमें जो हमारे एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, जो गोल्स हम टारगेट करके चले थे, जिन चीज़ों को हम सोच कर चले थे, वो सारे टारगेट्स हम अचीव कर सके इसके थ्रू। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, डेफिनेशन लिखिएगा, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं हमारे इनके फीचर्स की तरफ। डायरेक्टिंग के फीचर्स की बात करी जाए तो चलिए मैं यही लिख देता हूँ। डायरेक्टिंग की बात की जाए तो देखिएगा पहले जो जितनी भी थी प्लानिंग थी, अब अगर बात करें तो मैं लिख देता हूं यहां पे इट इनिशिएट फंक्शंस, कि अभी तक जो चल रही थी हमारी प्लानिंग थी और अब उस प्लानिंग को साकार रूप देने की बारी आ गई, यानी इन सारी चीज़ों को करने को अपन क्या मानते हैं, डायरेक्टिंग मानते हैं। और एक चीज़ और मानी जाए डायरेक्टिंग की, चलिए यहीं पे फीचर्स में लिख देता हूं, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस, एक ऐसा फंक्शन है जो लगातार चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, बार बार जो भी टारगेट्स अपन डिसाइड करते रहते हैं उन टारगेट्स को लेकर के इन टारगेट्स को लेकर के अपन वर्कआउट करते रहते हैं। थर्ड अगर अपन फीचर देखें, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सीधी सी बात है, देखो डायरेक्टिंग की बात आती है तो डायरेक्शंस कौन दे देंगे, डायरेक्टर्स देंगे, यानी टॉप फ्लोर के मतलब ये नहीं है अच्छे आदेश मिलेंगे, ऑब्वियसली जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा वो बताएंगे एम्प्लॉयज़ को कि भाई आपको इस तरीके से काम करना है, ये आपके टारगेट्स है, इस तरीके से आपको टैकल करना है ऑब्स्टिकल्स को, इस तरीके से आपका वे ऑफ अप्रोचिंग होना चाहिए, आप इस तरीके से काम करेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से एक चीज़ और भी आ जाती है हमारे सामने कि इसको अपन कह सकते हैं इट इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, इट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि डायरेक्टिंग का मेन मुद्दा ही क्या है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो फिर देखिएगा एक बार फिर बता देता हूं, इट इज कंसर्न्ड विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मॉनिटरिंग एंड मोटिवेटिंग, ये सारी चीजें मेन रहती है डेफिनेशन में, द एम्प्लॉइज सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट इनटू द एक्सपेक्टेड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी ये सारी चीजें क्यों करी जाती है, ताकि एक एम्प्लॉय हमें वो सारी चीजें दे सके जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है, जिन टारगेट्स को, जिन गोल्स को लेकर के हम चले हैं, हमने जिनको प्री प्लान किया है। मेन फीचर्स की अगर बात की जाए तो इट इनिशिएट्स फंक्शंस, यानी मेनली ये काम पे ही डिपेंड करता है, यहाँ पे प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं है, जो प्लानिंग की थी अब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी है।
इट इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूसली चलता रहेगा अपर फ्लोर से अपर सेक्टर से अपर लेवल से डाउन लोअर लेवल तक सारे इंस्ट्रक्शन सारे डायरेक्शंस मिलते चले जाएंगे। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी कि ये डिपेंड करता है डायरेक्टली कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। टेक द स्क्रीनशॉट ताकि आगे बढ़ सके अपन। फिर बढ़ेंगे अपन एलिमेंट्स की तरफ। 3 तरीके के एलिमेंट्स रहते हैं हमारे जो मेनली हमारे सिलेबस में है। मोटिवेशन है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सुपरविजन भी है चौथा, लेकिन ऑब्वियसली वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए मैं आगे बढ़ देता हूँ। आइए हम बढ़ते हैं अब हमारे एलिमेंट्स की तरफ। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। सबसे पहली बात करेंगे हम सुपरविजन। सुपरविजन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग का, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो इसके बारे में अपन ज़्यादा नहीं बात करेंगे। फिर हमारा आता है मोटिवेशन। फिर आता है हमारा लीडरशिप। सबसे पहले सुपरविजन आया, फिर मोटिवेशन आया, फिर लीडरशिप आया, और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है डायरेक्टिंग का वो जो रहता है हमारा कम्युनिकेशन। यानी कि कॉमर्स में या फिर लाइफ में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एम्प्लॉय के लिए दैट इज़ कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है तो ऑब्वियसली जनाब आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ऐसा माना जाता है एडोल्फ हिटलर के पास सबसे बड़ी ताकत उसके वर्ड्स ही थे, उसके कम्युनिकेशन स्किल ही थे, कि वो अपने वर्ड्स में इतनी पावर इतनी जान फूंक देता था कि उसको सुनने वाले लोग उसको मना कर ही नहीं पाते थे। तो चलिए ये तो हमारा हिस्सा है नहीं इस बार सिलेबस का। अपन बढ़ते हैं सबसे पहले मोटिवेशन की तरफ कि मोटिवेशन है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे अपन मोटिवेशन। अब भाई मोटिवेशन की बात आ गई तो इसको सारे ही जानते हैं कि मोटिवेट करना किसी काम के लिए, किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए। जैसे मोस्टली टीचर्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं, पेरेंट्स हमें मोटिवेट करते रहते हैं कि भाई लाइफ में आपको कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है, आप अगर इस तरीके से बढ़ोगे आगे तो आपको सक्सेस अचीव होगी, आप इस तरीके से चलोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, लोग आपकी एक आइडेंटिफिकेशन बन जाएगी, एस्टीम लेवल पे लोग आपको जानने लगेंगे कि ऑब्वियसली दैट पर्सन इज़ अ गुड एट सॉल्व, दैट पर्सन इज़ गुड एट बिहेवियर। ये सारी चीज़ों को करने के लिए लोग हमें बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि अच्छा करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए। ऑब्वियसली वो एक तरीके से क्या है, मोटिवेशन ही है। लेकिन अब यहाँ पर अपन सोशल मोटिवेशन को हट करके अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल मोटिवेशन को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले it is defined as stimulating। अब मैंने यहाँ पे स्टिमुलेशन क्यों लिखा है? स्टिमुलेशन इसलिए लिखा है क्योंकि देखिएगा मोटिवेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो मेनली अगर अपन बात करें इंस्पायरेशन को लेकर के और इंड्यूसिंग को लेकर के। इट इज़ डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग, inducing, excuse me guys, sorry for the disturbance. It is defined as stimulating, inspiring, inducing the employees to perform their best. To perform their best to organization या for organization.
with more his or her capacity. अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी भी कहा जा सकता है कि किसी भी एम्प्लॉय को एम्पावर करना, साइकोलॉजिकल लेवल पे तैयार करना कि ठीक है कि भाई आप कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, आप इससे बेहतर अचीव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के मोटिवेशन ही है। इंस्पायर करना, इंड्यूस करना या एम्प्लॉयज़ को कि वो इससे भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये क्या माना जाता है, एक तरीके से साइकोलॉजिकल टर्म कह सकते हैं अपन। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मतलब आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो क्या एक साइकोलॉजिकल टर्म ही है। आप उसके अंदर ऐसी हिम्मत भर देते हैं, आप उसके अंदर ऐसी फीलिंग्स को जगा देते हैं कि ऑब्वियसली वो उन कामों को करने के लिए तैयार हो जाता है कि जिसमें वो पहले से परफॉर्म ना करा हो या वो पहले से तैयार ना हो। फिर भी ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, अपने मोटिवेशंस के थ्रू। कई बार आपने देखा होगा कि हम जो कई बार यूट्यूब वगैरह पे या फिर हमारी सोशल साइट्स पे मोटिवेशनल स्टेटस देखते हैं तो काफ़ी सारे स्टेटस ऐसे होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं। अब बात आती है साइकोलॉजिकल टर्म की, तो ऑब्वियसली अपन इसके पीछे मैस्लो ने काफ़ी एक अच्छी अप्रोच दी थी कि कोई इंसान किस लेवल पे मोटिवेट हो सकता है, क्यों मोटिवेट होता है कोई इंसान। ठीक है, मैस्लो की एक थ्योरी थी, वो थ्योरी थी नीड को लेकर, भाई हम कब मोटिवेट होते हैं। इमेजिन करिए कि आपके साथ में किसी ने एक टर्म एंड कंडीशन रखी, एक शर्त लगाता आपके साथ कोई बंदा कि भाई आपके सामने एक शेर खड़ा है, आपको इस शेर के साथ में फाइट करनी है और अगर आप फाइट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। क्या आप फाइट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सा हमें पता है इन चीज़ों के बारे में। इफ़ वी आर गोइंग टू फाइट विद दैट लाइन तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू बी किल्ड, कि हमारी जान जाएगी ही जाएगी, क्योंकि सबसे डेंजरियस एनिमल है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है। और यही कंडीशन अगर आ जाए कि भाई आपके घर में वो शेर घुस जाता और आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और या तो आप उसके साथ लड़िए या वो शेर उन बच्चों को खा जाएगा, तो ऑब्वियसली हकीकत है कि उन कंडीशंस को देख करके हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हाँ ऑब्वियसली चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मेरे को मरना पड़े, मैं इन बच्चों के लिए लड़ूंगा। तो उसी तरीके से मैस्लो ने एक अप्रोच दी थी, एक थ्योरी दी थी कि एक इंसान कब मोटिवेट होता है, जब उसकी खुद की पर्सनल नीड्स उसके सामने आती है, जब उसकी खुद की ज़रूरतें उसके सामने आती है। जब हमारी ज़रूरतें हमारे सामने आकर खड़ी होती है ना, तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं। जब लोगों को अलग अलग जगहों पे असफलताएं हाथ लगती है ना, तो बेशक अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता है कि यार मैं ये कर कर ही रहूँगा। तो आइए बढ़ते हैं मैस्लो की थ्योरी की तरफ या उस नीड की थ्योरी की तरफ। टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैस्लो की मैस्लोज नीड हायरार्की, मैस्लोज नीड हायरार्की यानी कि मैस्लो के अकॉर्डिंग एक इंसान कब मोटिवेट होता है, जब इंसान को खुद की ज़रूरतें सामने आती रहती है, बार बार उसको ज़रूरतें पड़ती रहती है, या HI चलिए हायरार्की लिख ही देता हूँ। मैस्लोज नीड हायरार्की, जब उसकी ज़रूरत है उसको बार बार यूँ जगाए कि यार कुछ तो कर, ये करना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं करेगा तो लोग पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, बहुत से बार हमारी लाइफ में ऐसे कोइंसिडेंस आ जाते हैं जब हम ये सोचते कि यार अब क्या करें, अब तो हमारे सामने कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो ऑब्वियसली उस वक्त सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए सबसे बड़े स्तर पे काम आता है। लोग कहते हैं कि यार मोटिवेशनल स्टेटस सुनो, ये सुनो, वो सुनो, इस पर। अरे जनाब कुछ भी नहीं है। आप अपने अतीत को एक कमरे में आराम से बैठिए, आप 1 घंटे के लिए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह कुछ भी ना हो। आप एक बार देखें कि क्या आपने जो पास में किया वो सही था, क्या एट प्रेजेंट आप जो कर रहे हो क्या वो सही है, क्या आप जिस लाइफ को जी रहे हो क्या आप उसके लिए बने हो, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, आपने अतीत में क्या क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको सेल्फ मोटिवेट कर देगी खुद ब खुद। आप खुद ब खुद जान जाओगे कि यार मुझे क्या करना था और मैं क्या कर रहा हूँ। यानी कि ये हायरार्की यानी ये जो थ्योरी है ये 5 बेसिक एलिमेंट्स पे डिपेंड है, यानी ये 5 बेसिक स्टेप्स पे डिपेंड है कि एक इंसान की जो नीड्स है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं मैस्लोज नीड थ्योरी, एक इंसान की जो नीड है वो 5 बेसिक स्टेप्स में बटी हुई है। पहली अगर बात करें तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ।
फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी हमारी जो शारीरिक ज़रूरतें हैं, भूतपूर्व नहीं कह सकता, बेसिक जो ज़रूरतें हैं, उन बेसिक ज़रूरतों में कोई बता पाएगा मुझे कौन कौन सी ज़रूरतें आती है? एक इंसान की बेसिक नीड्स क्या है भाई? सबको पता, हमेशा से यही चला आ रहा है। इंसान किस लिए भागता है? कहते हैं ना पापी पेट के लिए भागता है साहब, तो वो पापी पेट ये काम करवाता है। यानी बेसिक नीड्स जो आती है हमारी, जिनको अपन कहते हैं, इनके अंदर आते हैं हमारी नंबर 1 फूड, नंबर 2 शेल्टर और नंबर 3 क्लॉथिंग। अब आप ये कहेंगे सर एजुकेशन भी है ऑब्वियसली, फिर आप कहेंगे सर मेडिसिन भी है ऑब्वियसली, वो भी है, हेल्थ इश्यूज है वो भी है। अरे जनाब सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक खाना नहीं होगा तब तक पढ़कर क्या करेंगे? जब तक रहने के लिए छत नहीं है तो कहाँ जाएंगे? पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो सामने किसके आएंगे? तो बेसिक नीड्स जो मानी जाती है, फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग मानी जाती है, रोटी कपड़ा मकान। मूवीज़ वगैरह भी बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छी मूवीज़ है, देख लीजिएगा अगर वक्त हो तो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ आ जाती है। बेसिक नीड्स में हमारी हेल्थ भी ऐड कर दिया गया है। तो सबसे पहली नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड, जो इंसान को सेल्फ मोटिवेट करती है कुछ ना कुछ करने के लिए, कि भाई आप सबसे पहले इनको रिकवर करें, इनको अवेलेबल करवाएं, तो हम खुद ब खुद मोटिवेट हो जाते हैं। सेकंड नंबर अगर बात करें तो हमारा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक ही बातें होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अगर अपन कहें तो भाई सेफ्टी की अगर बात मानी जाए तो सबसे पहले हमारी बात आती है हेल्थ को लेकर के। कि इंसान पैसा भले ही कितना भी कमा ले यार, वो कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। अगर आप हेल्थियर हैं तो ऑब्वियसली यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आती है सिक्योरिटी कि यार फ्यूचर में मेरे को क्या करना है, फ्यूचर में मेरे को मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, आज जो कमा रहा हूँ क्या सस्टेन कर पाऊंगा उस पैसे में, आज जो अचीव कर पा रहा हूँ क्या फ्यूचर के लिए सफिशिएंट है, आज जो बचा रहा हूँ तो क्यों वो क्या काम आ पाएगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, गाड़ी भी लेनी है, घर भी लेना है, क्या ये सारी चीज़ें सस्टेन कर पाऊंगा, वो सिक्योरिटी है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वो सिक्योरिटी है। आगे जाकर के दुनिया में लोग, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं खुद की फरारी खरीदूं, वो सिक्योरिटी है, वो आपकी डिज़ायरेबल सिक्योरिटी है कि यार क्या आज जो कमा पा रहा हूँ, क्या आज जो कर पा रहा हूँ वो सही मायने में सफिशिएंट है मेरे फ्यूचर सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो दो बेसिक नीड्स ये आ जाती है। नंबर 3 की बात करें, चलिए यही लिख देता हूँ मैं। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स है, फिजिकल नीड्स आ जाता है। सेकंड हमारा आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड आ जाता है हमारा सोशल नीड्स। सोशल नीड्स, अब यही बात है भाई, सीधी सी बात है, जब समाज में रह रहे हैं, वी आर ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल्स, जानवर ही हैं एक तरीके से, लेकिन सामाजिक प्राणी हैं। समाज में रह रहे हैं तो समाज की ज़रूरतें भी संभालनी पड़ेगी, समाज की तरफ भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सोसाइटी में अपना नाम, अपनी रैप, अपने आप को मेंटेन करना, जो अपने कलीग्स है उसमें अपने आप को मेंटेन करना, ये भी एक सबसे बड़ी नीड है कि भाई मैं एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ, मेरे कलीग्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली विद द सेम पोस्ट, विद द सेम सैलरीज। लेकिन एक अरसे के बाद मैं देखता हूँ कि वो यार अच्छे से अचीव कर पाए हैं, उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, लेकिन मैं अभी भी वहीं खड़ा हूँ। तो वो चीज़ें भी क्या है, सोशल नीड्स भी क्या है, मोटिवेशन का हिस्सा है कि भाई समाज में हमें क्या करना है, किस तरीके से सोसाइटी में सस्टेन करना है, क्या क्या ज़रूरतों को पूरा करना है, किस तरीके से खुद को रिलायबल बनाना है, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट नंबर 4 आता है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स की अगर बात करी जाए तो हर एक इंसान क्या चाहता है कि यार मैं जहाँ से निकलूँ लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा एक ग्रुप हो जिसके साथ मैं बैठ सकूं, मेरे दोस्त हो, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हो, मेरे लविंग वंस हो, मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे रिलेटिव्स हो, जो मेरी कदर करे। ये भी क्या है, एक मोटिवेशन का हिस्सा है कि इंसान को कुछ करने के लिए मजबूर कर देता है कि यार मैं करूँगा तो मेरी पहचान बनेगी, मैं ये करूँगा तो ऑब्वियसली मैं अचीव कर पाऊँगा, लोग जानेंगे, मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, दोस्तों में मेरी कदर बढ़ जाएगी। जिस ग्रुप में बैठूंगा तो कहेंगे कि यार देखो विपिन आ रहा है, कि यार ये बंदा कल तक यहाँ खड़ा था और आज देखो कहाँ खड़ा है। या फिर ये कहेंगे कि यार कल तक जिसने ठोकरें खाई थी आज वो अचीव कर पा रहा है। ये मोटिवेशन ही तो नहीं तो और क्या है। आप खुद ब खुद सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं अपने हालातों को देख करके, अपने बेसिक नीड्स को लेकर के। और यही मैस्लो सर ने कहा था
कि इंसान को जब तक खुद की ज़रूरतें सामने नहीं आती वो मोटिवेट हो ही नहीं पाएगा। आपकी पर्सनल नीड्स, आपके पर्सनल मोटिवेशन अपने आप आपको मोटिवेट कर देंगे उन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए, उस मेहनत की तरफ बढ़ने के लिए, उन टारगेट्स की तरफ बढ़ने के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में। और 5वां जो पॉइंट आता है हमारा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। भाई साफ पता चल रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी कि उन चीज़ों को मॉनिटर करना, वेरीफाई करना कि जो चीज़ें मैंने सोची थी क्या आज मैं वहाँ खड़ा हूँ, जो टारगेट्स मैं लेके चला था क्या आज तक मैंने उनको अचीव कर लिया, जिस रिस्पेक्ट के लिए मैं इतने दिन दौड़ रहा था क्या मैं उसको अचीव कर चुका हूँ, क्या लोगों में मेरी पहचान बन चुकी है, क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ क्या उस सोसाइटी में मेरा नाम चलने लगा है, क्या वो सोसाइटी मुझे रिस्पेक्ट देने लगी है, क्या वो सोसाइटी मुझे पहचानने लगी है, जिन टारगेट्स को मैं लेके चला था क्या मैंने उनको पूरा कर लिया, क्या मैं जो सेल्फ सफिशिएंट फंड्स की तरफ देख रहा था क्या मैंने वो अचीव कर लिया, क्या मैं खुद का घर बना सकता हूँ, क्या मैं खुद की गाड़ी मेंटेन कर सकता हूँ, क्या मेरे पास प्रॉपर बैलेंस है जैसे मेरे दोस्तों के पास है। तो ये एक तरीके से क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है। ये 5 बेसिक नीड्स मैस्लो सर ने बताए थे अपने थ्योरी को लेकर कि इंसान के पास खुद से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है, उसके हालातों से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। आप सही मायने में अगर आप अचीव करना चाहते हैं, आप अपने आप को देखिए कि क्या आप लायक हैं, क्या आप वो कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए थे, क्या आप वो बन चुके हैं जिस चीज़ के लिए लोग आपको देखा करते थे, क्या आप उस जगह पे खड़े हैं जिस चीज़ के लिए आप अपने आप को देखा करते थे, क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या आप अपने एक्सपेंडिचर्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या आप अपनी डिज़ायर्स को एंजॉय कर पा रहे हैं, क्या आप अपने वांट्स को पूरा कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ है, यही कहा था मैस्लो सर ने। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में रहेगी इंसेंटिव को लेकर के, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसेंटिव्स को लेकर के। मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में इस चैप्टर को पूरा करेंगे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिएगा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अरदास भी कर देता हूँ आपसे, आपके लिए कंटेंट अवेलेबल करवाना ये मेरी प्रायोरिटी ही है, ये मेरा मकसद भी है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जिस चीज़ से मैं सेल्फ मोटिवेट हुआ था ना वो था आपका प्यार, और वो ऑब्वियसली मिलता चला आ रहा है। इट्स ए कॉन्टिन्यूस फंक्शनिंग, अभी भी मिल रहा है। तो प्लीज़ इतना सा रिक्वेस्ट है आपसे, इस स्पोर्ट को छोड़े ना, क्योंकि आई एम जस्ट अ बिगिनर ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा नीड है, ये भी मेरी पर्सनल नीड्स में ही है, ठीक है। तो अगर आपके लिए क्लासेस बेनिफिशियरी प्रूव हो रही है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कोई भी सजेशन चाहते हैं, कल एक कमेंट बॉक्स में एक सजेशन था वीडियोस को लेकर के, टैग्स को लेकर के, मुझे सही मायने में आई रियली अप्रिशिएट दैट गाय कि उन्होंने कहा कि सर टैग्स थोड़े से ब्लर आ रहे हैं। तो आज कोशिश करी है मैंने रेड कलर को डिस्कार्ड करने की या ग्रीन कलर को मिनिमाइज़ करने की, कम से कम यूज़ करने के लिए। ब्लू और ब्लैक डेफिनेटली इजीली दिख पाएंगे आपको। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट एंड सेल्फ कंसंट्रेटेड रहिए, सेल्फ मोटिवेटेड रहिए अपने टारगेट्स को लेकर के, अपने अचीवमेंट्स को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के। थैंक्स अ लॉट, हैव ए ग्रेट डे।